नमस्कार। बीएन परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो ये स्टॉक पे चर्चा का 13वां एपिसोड है। आशा है कि आपने अब तक के जो एपिसोड हमने किए हैं उससे कुछ सीखा होगा। आपका ट्रेडिंग का जो स्टाइल है वो पहले से इम्प्रूव हुआ होगा। आपका जो बिहेवियर है ट्रेड मैनेज करते हुए वो पहले से बेहतर हुआ होगा। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग की। तो उसके पहले एक अनाउंसमेंट है कि अब आगे से हमारा जो स्टॉक पे चर्चा का एपिसोड है वो यूट्यूब पे रात को 9 बजे हर रविवार आएगा। और जो नॉर्मली हम रिकॉर्डिंग के टाइम भी पार्टिसिपेशन रखते थे गूगल मीट के द्वारा, वो अब हम बंद कर रहे हैं। और जो वीडियो आएगा उसमें आप जो है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे ये एपिसोड है, यहाँ पे आपने वीडियो देखा, उसके बीच में आपको कोई प्रश्न पूछना है या जो उस वीडियो से रिलेटेड है, जो डिस्कशन हो रहा है, या अदरवाइज़ तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जब नेक्स्ट वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे अगले संडे, तो उसमें हम जाके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे उसको पिक करके वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और एक और चीज़ है कि अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, कोई आपको चाहिए कि नहीं इस चीज़ के बारे में बात होनी चाहिए, इससे फ़ायदा हो सकता है, ये बात है जो ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, तो वो आप जो है कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किसके बारे में डिटेल्स चाहिए। वो आप स्टॉक भी बता सकते हैं, तो मे बी अगर वो एक्चुअली अच्छा दिख रहा होगा चार्ट में तो वो नेक्स्ट वीक में पिक भी कर लेंगे, या कोई अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। सो नाउ अभी हम बात करेंगे कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग। तो उसके पहले सबसे पहले बात करते हैं कि डिविडेंड क्या है। तो कोई एक बिजनेस है, बिजनेस में जो आप उसको अगर डिवाइड कर देते हैं, तो जितने हिस्से में डिवाइड करते हैं उसके हिसाब से जो वो हिस्से हैं उनको बोलते हैं शेयर। शेयर का वैसे हिंदी मतलब भी हिस्सा ही होता है, राइट। तो शेयर बोलते हैं बिजनेस की पार्ट ओनरशिप को। अब वो हमने डिवाइड कर दिया, तो जो हमारा बिजनेस पैसा कमा रहा है, जो प्रॉफिट है, तो अगर जैसे मान लीजिए किसी बिजनेस में मेरा 10% हिस्सा है, तो उस बिजनेस में जो मेरा 10% हिस्सा है वो भी तो ये निर्धारित करेगा कि जो प्रॉफिट बन रहे हैं उसमें भी एक्चुअली मेरा 10% हिस्सा है, राइट। लेकिन अब पैसे तो आ गए बिजनेस के पास, प्रॉफिट तो बन गया, लेकिन अब मेरे पास दो चॉइसें हैं कि भाई उस प्रॉफिट से क्या करें। उस बिजनेस को और बड़ा करें, या उस प्रॉफिट से जिनका जिसका जितना हिस्सा है उसको वापस कर दें, पैसा उसका रिवॉर्ड दे दें, है ना। तो वो चीज़ है। तो जो रिवॉर्ड देना है, जितना आप पैसा वापस करते हो प्रॉफिट का, उसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। तो बिजनेस कोई जो कमाता है पैसे, वो उससे जो पैसा आप शेयर होल्डर्स को वापस भेजते हो, दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड। और उस प्रॉफिट का जितना परसेंट आप पैसा वापस करते हो, मानो एक बिजनेस है जिसने 1 लाख रुपए कमाया साल भर में और 50,000 का आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो आपने आधा पैसा वापस कर दिया, है ना, डिविडेंड के फॉर्म में। तो उसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो, दैट इज़ 50%, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हम वापस जाते हैं कि जब प्रॉफिट बना तो हमारे पास सिर्फ ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ सारा डिविडेंड दे दें, मतलब देने को दे सकते हैं, लेकिन और भी कुछ कर सकते हैं क्या। तो और क्या कर सकता है, तो जो पैसा आया उससे हमको एक तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा बिजनेस था, अब भाई साल भर हो गए हैं, हमने जो मशीन यूज़ करनी है या और भी चीज़ें हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें ख़राब हो गई होंगी, तो उनको मेंटेन करना पड़ेगा ताकि वो उसी हालत में वापस आ जाए जहाँ पहले थी। तो उसको बोलते हैं मेंटेनेंस कैपेक्स, मेंटेनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपेक्स मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। लेकिन एक दूसरा भी होता है कि अच्छा मान लीजिए हमारा जूते का बिजनेस था और हमारी फैक्ट्री जो है 100 जूते एक दिन में बनाती है, ठीक है, और ऐसा हमने पिछले 1 साल में किया है। तो उसमें कुछ मशीनरी में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, है ना, तो ये सब चीज़ें हैं, पुर्जे ख़राब हो गए, कुछ कुछ हो गया होगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो पैसा लगा हमारा वो मेंटेनेंस कैपेक्स है। अब वहाँ खास बात ये है कि हम उसको उतना ही मेंटेन कर रहे हैं कि 100 जोड़ी जूते एक दिन में बने, हम बस इतना कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि चूँकि हमारा जूते का बिज़नेस बड़ा प्रॉफिटेबल है, अब प्रॉफिट कैसे डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिटेबल है, वो मार्जिन से नहीं डिसाइड करते। प्रॉफिट जो हमेशा डिसाइड करते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपने जो पैसा लगा रखा है बिजनेस में उसकी कॉस्ट क्या है और आपका जो रिटर्न है
वो कितना है उसका डिफरेंस। तो रिटर्न जितना ज़्यादा आएगा कैपिटल जो आपकी एम्प्लॉयड है कॉस्ट से, उतना ही वो अच्छा बिजनेस होगा, उतना ही ज़्यादा वो प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल होने की डेफिनेशन ये है, मार्जिन नहीं होती कभी भी। जस्ट बिकॉज किसी बिजनेस में लो मार्जिन है इसका मतलब ये नहीं कि आप ये बोलोगे कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ख़राब है, ठीक है। और अगर आपको किसी बिजनेस में फ्री कैश फ्लो जज करना है तो वो होता है जो आपने कैपिटल लगा रखा है बिजनेस में मल्टीप्लाइड बाई ROCE माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। तो फ्री कैश फ्लो इज इक्वल टू ROCE माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो अगर ROCE माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो डिफरेंस जितना बढ़ता जाए ना, मान लो मेरे जो बिजनेस में पैसा लगा उसकी कॉस्ट सिर्फ मान लेते हैं 8% है, और जो मैं रिटर्न कमाता हूँ उस पैसे पे वो लेट्स से कि 48% है, तो फिर 40% का डिफरेंस है ना, तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो ये बात हो गई। अब वापस आ जाते हैं, तो अगर कोई मेरा जो जूते का बिजनेस वो बहुत अच्छा है, उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ऊपर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो वो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो उससे तो मुझे पैसे निकाल के डिविडेंड नहीं देना चाहिए, उससे तो मुझे एक्चुअली बिजनेस को और बड़ा करना चाहिए, क्योंकि उससे और ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा, रिटर्न क्योंकि अच्छे आ रहे हैं वहाँ पर, प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी अच्छी उस बिजनेस में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। तो प्रॉफिट का यूज़ हमको अब तक समझ में आ गया, डिविडेंड पे आउट रेशियो में समझ में आ गया, डिविडेंड हमें समझ में आ गया। अब बचती है एक और चीज़ जो है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि आपने टोटल कितने पैसे डाले हैं उस बिज़नेस में और आपको हर साल उसका कितना डिविडेंड आता है। तो जितना डिविडेंड आता है डिवाइडेड बाई आपने टोटल कितना पैसा डाला है, उससे आपको पता चलता है डिविडेंड यील्ड। मान लीजिए आपने किसी बिजनेस में 100 रुपये लगाया, ठीक है, उसका एक शेयर मिलता है 100 रुपये का, वो आपने ख़रीद लिया एक, ठीक है। अब अगले साल उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 6 रुपये 70 पैसे का, आपको 6 रुपये 70 पैसे मिल गए, तो आपके लिए डिविडेंड यील्ड कितनी हुई? 6.7%, है ना। 6.7% हुई, क्योंकि 100 रुपये आपने डाले थे, 6 रुपये 70 पैसे मिल गए। तो दिस इज़ कॉल्ड डिविडेंड यील्ड। तो ये बात हो गई। अब आते हैं, फाइनली बात करते हैं कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग इसका मतलब क्या है और इसके मायने क्या हैं, इसको कैसे हमें देखना है, कैसे सोचना है। तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि डिविडेंड से लोग क्या समझते हैं। डिविडेंड से लोग समझते हैं कि भाई मान लेते हैं ITC है, लोग करते हैं स्क्रीनर या कोई और वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लोग कहते हैं डिविडेंड यील्ड देखते हैं और जितनी डिविडेंड यील्ड हाई है वो उतना ज़्यादा डिविडेंड पे कर रहा है, बड़ा अच्छा है। और अगर आप हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक खरीद रहे हो तो दिस इज़ डिविडेंड इन्वेस्टिंग, ये नॉर्मली लोग बोलते हैं। बट ये बहुत ही गलत तरीका है, आपको ऐसे नहीं देखना चाहिए चीज़ें, आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपको तो बड़ा आसान है, सीधे आप स्क्रीनर पे जाओ और डिविडेंड वाला कोई स्क्रीनर आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये आप जो है चले जाओ तो आपको ये दिखेगा कि IOCL है, IOCL के लिए डिविडेंड यील्ड तो 11% के ऊपर है, HPCL के लिए 9% है, कोल इंडिया के लिए भी 8% से ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बड़े अच्छे स्टॉक हैं और आपको अगर डिविडेंड चाहिए तो आप इसमें इन्वेस्ट कर दो और सब सही हो जाएगा उसके बाद। ये एकदम गलत सोचा है, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग इज़ नॉट अबाउट रनिंग अ स्क्रीनर जहाँ पे आपने सिंपली डिविडेंड यील्ड का फ़िल्टर लगा रखा है कि जो हाईएस्ट है वो सबसे ऊपर आ जाए और बियॉन्ड अ पॉइंट नीचे के साइड में वो कट जाए। दिस इज़ नॉट डिविडेंड यील्ड ना, मतलब डिविडेंड इन्वेस्टिंग। अगर इतना ही ऐसा होता है डिविडेंड इन्वेस्टिंग तो फिर तो पूरी दुनिया यही कर लेती, लाइफ बड़ी सिंपल हो जाती है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो और कुछ करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये एक्चुअली सही तरीका है नहीं। तो फिर सही तरीका क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो हमने भारतीय निवेशक अपने उस पर कई सारे कंसेप्चुअल आर्टिकल लिख रखे हैं, उसमें से जैसे एक आर्टिकल इस बारे में भी है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग और उसके बारे में कैसे आपको सोचना है। वैसे ये मेंबर्स ओनली है तो ये सबको विजिबल नहीं होगा, तो ये आपको अभी हम ये डिस्कस करें इसलिए दिखा रहे हैं। तो इसमें शुरू में बस वही बात है कि जैसे डिविडेंड इन्वेस्टिंग का नाम आता है लोग सोचते हैं जितनी ज़्यादा डिविडेंड यील्ड हाई हो उतना अच्छा है, और वही डिविडेंड इन्वेस्टिंग है, तो नहीं, ऐसा नहीं है।
एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो ये कि ये जो डिविडेंड इन्वेस्टिंग टर्म है ना, ये अपने आप में टर्म ही कंफ्यूजिंग है, आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए। डिविडेंड इन्वेस्टिंग को एक्चुअली हमको कहना चाहिए डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। जब आप ऐसा बोलोगे तो ज़्यादा सही होगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज वो कितना डिविडेंड देते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात से फ़र्क पड़ता है कि जो उनकी प्रॉफिट्स हैं वो यहाँ से कितना बढ़ जाते हैं, और जो उनका पे आउट रेशियो वो कितना बढ़ जाता है। तो जैसे अभी हमने बात की थी, करके दिखाते हैं थोड़ी कैलकुलेशंस। तो अब मान लेते हैं कि एक स्टॉक है, स्टॉक ए, राइट। एक दूसरा स्टॉक है, स्टॉक बी, राइट। अब ये इनका हमने मान लिया अर्निंग पर शेयर कुछ है, और हमने मान लिया कि इनका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो कुछ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने देख लिया डिविडेंड, ठीक है। और यहाँ पे हमने कर दिया शेयर प्राइस कॉस्ट पे। अभी ये एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो ये अपने पास 4 पैरामीटर हो गए, ठीक है। ये हम जो है इसके लिए भी यही कर देते हैं। तो ठीक है, अब ये हमने जो किया है उसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये एक्चुअली कैसे, इसके बारे में हमको यहाँ से सोचना है, वो देखना है यहाँ पे हमको। तो स्टॉक बी, ठीक है। अब ये हो गया, ऑल राइट। सो अभी हम क्या कर रहे हैं कि, तो हमने क्या किया, हमने एक स्टॉक लिया लेट्स से 300 रुपये पे, ठीक है। अब उसका ईपीएस मान लेते हैं कुछ लेट्स से 20 रुपये है, ठीक है। तो इसका पी कितना हो गया, 15 पी पे ट्रेड कर रहा है, राइट। एक दूसरा स्टॉक है वो मान लेते हैं कि 200 रुपये पे, इसका ईपीएस मान लेते हैं एक्चुअली लेट्स से 10 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है ये मान लेते हैं कि 10% है, ठीक है। और इसका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो मान लेते हैं 70% है। तो अब मुझे यहाँ पे डिविडेंड कैलकुलेट करना है, तो मेरा जो प्रॉफिट था साल का वो मल्टीप्लाइड बाई डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो उससे डिविडेंड आ गया, 2 रुपये मिलेगा मुझे, ठीक है। वैसा ही यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो मेरा जो अर्निंग पर शेयर है मल्टीप्लाइड बाई डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पता चल गया 7 रुपये है यहाँ पे। अब यील्ड कैलकुलेट कर देते हैं, डिविडेंड यील्ड, राइट। तो अब अगर मैं यील्ड कैलकुलेट कर दूँ तो फिर कितना होगा, दिस विल बी कितना डिविडेंड आया अपने पास डिवाइडेड बाई कि हमने कितने में स्टॉक ख़रीदा था, और इसको अगर हम परसेंट में कन्वर्ट कर दें तो हमें डिविडेंड यील्ड पता चल जाएगी। वही हम यहाँ कर देते हैं। तब एक बात बताइए कि स्टॉक बी है, इसमें एक्चुअली 3.5% डिविडेंड यील्ड है। एक स्टॉक ए है, इसमें खाली 0.67% है, राइट। तो कौन सा स्टॉक बेटर है डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए, डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए, ए या बी? नहीं पता चलेगा, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है टू से कि कौन एक्चुअली बेटर है, ठीक है। तो फिर कितनी और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे ये पता चल पाए कि एक्चुअली क्या बेटर है? तो आपको ये देखना है कि कौन सा बिजनेस है जिसमें ग्रोथ आएगी, ग्रोथ मतलब सेल्स ग्रोथ, और वो सेल्स ग्रोथ प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल मतलब ये कि ROCE माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ पॉजिटिव। तो जिस बिजनेस के लिए ROCE माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ पॉजिटिव और ग्रोथ हाई है,
उस बिजनेस का अर्निंग पर शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अब अर्निंग पर शेयर तेज़ी से बढ़ेगा तो फिर अगर हम डिविडेंड पे आउट रेशियो उतना ही रखेंगे तब भी हमारी डिविडेंड बढ़ता जाएगा, राइट। लेकिन एक बिजनेस दूसरा है जिसमें अर्निंग्स उतनी तेज़ी से बढ़ ही नहीं रही या घट जा रही बीच में, तो फिर उसमें तो अगर आप डिविडेंड पे आउट रेशियो उतना ही रखेंगे तो फिर डिविडेंड भी आपका घट जाएगा, राइट। तो ये आपको समझना है डिफरेंस दोनों बातों के बीच में। तो अब वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये हाई ग्रोथ बिजनेस है ना। अभी इसका एग्जांपल भी देखेंगे कि एक्चुअली कौन सा बिजनेस ऐसा हो सकता है। तो ये हाई ग्रोथ बिजनेस है, तो मैंने मान लिया कि जो इसका ईपीएस बढ़ रहा है ये एक्चुअली 20% से बढ़ रहा है, लेट्स से 30% से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये 1.3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये मेरी कॉस्ट तो सेम रहने वाली है। अब ऐसा मैं कर देता हूँ, लेट्स से कि ये मैंने 10 साल तक ऐसा कर दिया, ठीक है। तो अब ये 10 साल तक मैंने कर दिया, तो मेरी जो अर्निंग पर शेयर है, सॉरी, ये जो है आप देख रहे हो, तो 10 साल बाद एक्चुअली क्या हुआ, जितने में मैंने स्टॉक खरीदा था ऑलमोस्ट उतना तो हर साल वो कमाने लगा। अब ये डिविडेंड पे आउट रेशियो, अच्छा एक बात बताओ, वो जो आपका जूते का बिजनेस था अभी एग्जांपल में, ऐसा तो है नहीं कि आप जूते हमेशा बिजनेस बड़ा करते चले जाओगे भाई। एक पॉपुलेशन की लिमिट है। अब पॉपुलेशन की लिमिट है तो वो कितने जोड़ी जूते साल भर में पहनते हैं उसकी भी लिमिट है। तो आप सारा भी मार्केट शेयर अपने लिए अज्यूम कर लो, क्योंकि आपका बिजनेस बड़ा अच्छा है, क्वालिटी बड़ी अच्छी है, बड़े सस्ते में आप प्रोड्यूस करते हो, सब कुछ अच्छा है, फिर भी जितना मैक्सिमम वहाँ जूता बिकता है उतना ही बेच सकते हो आप, उससे ज़्यादा तो नहीं बेच सकते। तो फिर एक बिजनेस को मैच्योरिटी पे तो आना पड़ेगा। तो बियॉन्ड द पॉइंट यू कैन नॉट ग्रो द ईपीएस, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके डिविडेंड पे आउट रेशियो भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हमने क्या किया कि हम जो है करीब हर साल 15% से डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ा रहे हैं। 15% मतलब मैं 10% को फिर से 15% इंक्रीज़ करने की बात कर रहा हूँ। सो डोंट अज्यूम कि वो उसमें 10 से 15 ऐड कर देंगे तो 25% हो गया जाएगा। ऐसा नहीं करना है, 15 नहीं, थोड़ा सा ये कम है तो इसको 25% कर देता, ठीक है। सो इफ़ आई डू दैट तो देखते हैं फिर। ठीक है, तो ये हम करते चलेगा। अब ये वैसे 25% थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इतना तेज़ी से अगर आप डिविडेंड बढ़ा दे रहे हो तो फिर बहुत जल्दी आपका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। एनीवे, सो अभी हम डिविडेंड अब कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा। तो आप देख रहे हो डिविडेंड आपका कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब 10 साल के एंड में आपके पास डिविडेंड ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा आ जाएगा। मतलब 300 रुपये का आपने शेयर खरीदा था, 170 रुपये तो आपके पास डिविडेंड ही आ रहा है। इमेजिन दिस। और यील्ड जो आपकी है वो 56.91% हो गई, ठीक है। अब ऐसा संभव है कि जो ये अर्निंग्स पर शेयर है ये एक्चुअली इससे भी तेज़ हो, है ना, ये 30% ना हो, इज़ पॉसिबल कि एक्चुअली 35% हो। तो अगर आप ऐसा मान लें तो फिर तो आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा हो गया। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये एक्चुअली लेट्स से कि जो पे आउट रेशियो है वो थोड़ा और बढ़ा दिया, ठीक है। एक दूसरा स्टॉक जो ये है अपना, इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये इसकी अर्निंग्स उतनी तेज़ी से बढ़ नहीं पा रही, तो इसका जो शेयर प्राइस एट कॉस्ट है वो तो उतना ही रहेगा कि भाई हमने एक बार खरीद के छोड़ दिया डिविडेंड के लिए, बात खत्म। अब ईपीएस मैं कह रहा हूँ कि ये मानो 12% से बढ़ेगा, ठीक है। तो ये 12% से अपना ईपीएस हम बढ़ा रहे हैं। चलो ये भी हो गया। अब ये 12% से अगर हम बढ़ा रहे हैं तो फिर अब हमको ये देखना है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो, अब देखिए ये 70% पे तो ऑलरेडी है, तो आप इसको ज़्यादा तेज़ी तो नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना हाई है। तो अब ये मान लेते हैं 10% से हम बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब 10% से बढ़ाते हैं तो लेट्स सी 10 साल में कितना होता है, ठीक है, 80% करीब पहुंच जाएगा। तो दिस मेक सेंस राइट, कि हम इसको स्लो ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आप, सॉरी ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है ना, ये तो मतलब जितना प्रॉफिट हो रहा है उससे भी ज़्यादा अगर ये दे देंगे तो फिर तो ये दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसको हमको थोड़ा देखने की ज़रूरत है कि एक्चुअली 0.03 हो जाए अगर, तो फिर क्या होगा। हाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं राइट। मतलब हर साल डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ रहा है, लेकिन धीरे बढ़ रहा है क्योंकि मजबूरी है। वो ऑलरेडी तो 70% पैसे तो वैसे भी प्रॉफिट का वो दे ही देते थे, अब क्या ही बढ़ा देंगे वो, है ना। और उनका ईपीएस जो है ज़्यादा तेज बढ़ नहीं रहा है। तो अब इस स्टॉक में आप देखोगे तो क्या दिखेगा आपको,
इसमें जो डिविडेंड है दैट यूल सी कि इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो ऐसा नहीं है कि वो बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा तो, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी है। अब इसमें लेकिन यील्ड देखते हैं, तो यील्ड कितनी है डिविडेंड यील्ड आपकी। तो आप देख रहे हो इस स्टॉक की अच्छाई ये है क्योंकि ये जो है आपको एट द एंड ऑफ द 10 ईयर आपको जितना पैसा डाला था उससे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं डिविडेंड के फॉर्म में। अब यहाँ पे आपको सिर्फ अभी भी 15% मिल रहा है, जबकि आपने स्टार्ट तो बड़ी हाई यील्ड से किया था। तो ये बिजनेस आपके लिए बेटर है, स्टॉक ए अगर आपको करना है डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट, या बी कर रहा है। ऑफ कोर्स ए, राइट, क्योंकि ए में एट द एंड ऑफ द 10 ईयर यू आर गेटिंग एज मच मनी एज यू हैव पुट बिफोर 10 ईयर। ठीक है, 10 साल पहले आपने जितना पैसा डाला था उससे ज़्यादा आपको डिविडेंड मिल रहा है 10 साल बाद। इस केस में तो भाई 200 रुपये डाले थे अभी भी, लेकिन 30 रुपये करीब मिल रहा है, तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई। अच्छा, ये तो हम चैरिटेबल हो रहे हैं तो ऐसा बोल रहे हैं। एक्चुअली जो अगर आप देखोगे तो ऐसा होता नहीं है, रियल लाइफ में तो इससे भी बुरी हालत होती है एक्चुअली, है ना। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो जैसे लेट्स से IOCL का ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम IOC का एग्ज़ाम्पल ले लें तो फिर अब हम देखते हैं कि जनरली ऐसा होता है कि आपने ले लिया है स्टॉक डिविडेंड के नाम पे, लेकिन आपको ये कैसे पता है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट रहेगी। ये भी तो पॉसिबल है कि वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो जाए, वो प्रॉफिटेबल रह ही ना पाए। तो अगर कोई बिजनेस ऐसा है जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी ही अगर घट जाएगी, मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो फिर डिविडेंड कैसे पे करेंगे, आपको नहीं पे कर पाएंगे, राइट। क्योंकि अगर कोई बिजनेस है जिसका प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो गया तो फिर अब आप उसमें डिविडेंड कैसे पे करेंगे। उसको पे करने के लिए आपके पास पैसे तो होने चाहिए, तभी ना पे करेंगे। तो वो तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी। तो वो आप कैसे समझ पाएंगे कि किस में घटेगा किस में बढ़ेगा। तो जनरली PSU होते हैं उसमें डिविडेंड बड़ी हाई होती है। क्यों होता है ऐसा, ये समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि PSU में डिविडेंड इसलिए हाई होता है क्योंकि PSU का जो प्रमोटर है वो कौन है। PSU का प्रमोटर तो एक्चुअली गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट करती क्या है, गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए, है ना, टैक्स से चाहिए, इनसे चाहिए, उनसे चाहिए, सबसे चाहिए। तो गवर्नमेंट को PSU से भी पैसा चाहिए। तो उनको वो एक्चुअली डिविडेंड इसलिए डिक्लेयर करना पड़ता है क्योंकि उनके जो बॉस हैं दे नीड मनी। तो वो प्रॉब्लम है। अब अगर PSU लगातार आप मिसमैनेज कर रहे हो, पैसे निकाल रहे हो, ग्रो नहीं करने दे रहे हो, तो फिर वो सब प्रॉब्लम से आप ये देखोगे कि प्रॉफिटेबिलिटी तो एक्चुअली ख़राब हो जाएगी, राइट। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी ख़राब हो रही है तो फिर आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि जब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो डिविडेंड कैसे आप दोगे, नहीं दे पाओगे। तो PSUs में वो जो डिविडेंड यील्ड दिखती है ना आपको, वो सिर्फ दिखती है। एक्चुअली आप ऐसा मत सोचिए कि वो आपको एक्चुअली मिल सकते हैं। वो अभी आपको पेपर में दिख रहा है कि डिविडेंड यील्ड उसकी आई है, लेकिन वो एक्चुअली आपको मिले ऐसा इस बात की संभावना काफ़ी कम है। ठीक है, तो अब जैसे आते हैं अगर IOC पे, तो IOC का देखिए 11.5% डिविडेंड यील्ड है, राइट। अब थोड़ा सा आते हैं, बात करते हैं फिर कि क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, राइट। सो इफ़ आई गो टू मनी कंट्रोल और यहाँ पे मैंने सर्च किया लेट्स से IOC, ठीक है। तो लेट्स से कि 5 साल पहले आपने IOC ख़रीद लिया, ये आपने अगस्त 2016 में ये स्टॉक खरीद लिया 140 रुपये पर, ठीक है। अब देखते हैं अगस्त में उन्होंने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया। सो इफ़ यू स्क्रॉल इट डाउन तो यहाँ पे आपको दिखेगा कॉरपोरेट एक्शन और वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा डिविडेंड्स, ठीक है। अब इसको सी मोर कर दोगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी, राइट। तो अब ये ओपन हो गया अपने पास। तो 2016 हमको देखना है। 2016 में FVC तो मतलब 2016 में एक्चुअली हम 2017 में ख़रीद रहे हैं ना फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि अगस्त में हम खरीद रहे हैं 2016, राइट। तो अगस्त 2016 में अगर हम खरीद रहे हैं तो हमको कौन सा डिविडेंड मिलेगा, अगस्त में खरीद रहे हैं तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, राइट, और ये मिलेगा। तो ये दो हमको डिविडेंड मिलेंगे। तो कितना रुपये मिला, 4.5 रुपये, 13.5 रुपये, ठीक है, 4.5 रुपये और 13.5 रुपये। तो ये कितना हो गया, 13, 4, 17, 1, 18 रुपये, राइट। तो अगर आप यहाँ पे यील्ड कैलकुलेट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 18 रुपये आपको डिविडेंड मिला, 140 का शेयर खरीदा था।
ऑलमोस्ट 12.5%, राइट, वेरी हाई डिविडेंड यील्ड। लेकिन क्या ये मेंटेन कर पाए? 2018 में तो इन्होंने बड़ा हाई डिविडेंड दिया है, ठीक है, क्योंकि 2018 में अगर 2000, ये तो 17 ही है एक्चुअली, 18 क्यों बोल रहे हैं, सॉरी हाँ 18 है। तो ये 2018 में इन्होंने काफ़ी डिविडेंड दिया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि डिविडेंड घट गया ना? तो ये घट रहा है। अब आपने तो शेयर खरीद लिया, वो नीचे भी जा रहा है, तो आपको डिविडेंड यील्ड में कभी सिर्फ अकेले ये नहीं देखना ये 140 पे था, अच्छी बात है, यहाँ पे तो फ़ायदा हो गया कुछ समय के लिए, आपका शेयर भी बढ़ गया। लेकिन इवेंचुअली तो क्या हुआ, अगर आपने होल्ड कर लिया वो, क्योंकि आपको लग रहा है डिविडेंड यील्ड बड़ी अट्रैक्टिव है तो खरीद के बैठे रहते हैं, तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो गई। आपको कितने रुपए का डिविडेंड मिल गया भाई? स्टॉक तो एक्चुअली 100 रुपये का हो गया, 140 का स्टॉक 100 रुपये का हो गया, और आपको 20-25 रुपये आपको डिविडेंड भी मिला होगा, ये सब मिलाओगे आप तो 20-25 से ऊपर हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट यू आर नो कॉस्ट नो गेन, है ना, मतलब आपने जितना पैसा डाला है लगभग उतना ही वापस आपको आपके पास है, तो क्या फ़ायदा हुआ इसका? तो आपको डिविडेंड यील्ड कभी आइसोलेशन में नहीं देखनी, पीएसयू कभी डिविडेंड के लिए नहीं खरीदना है, क्योंकि कोई ऐसा बॉस हो जिसको हमेशा पैसे ही निकालने अपने बिजनेस से, तो वो बिजनेस अच्छा कभी चल नहीं पाएगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो आपको डिविडेंड यील्ड सिर्फ देख के कभी नहीं डिसाइड करना है, आपको देखना है कैपिटल अप्रिसिएशन की पॉसिबिलिटी क्या है, और डिविडेंड में आपको देखना है कि डिविडेंड यील्ड चाहे उतनी ही रहे लेकिन प्रॉफिट क्या तेज़ी से ग्रो कर सकता है क्या, और अगर प्रॉफिट तेज़ी से ग्रो नहीं कर सकता तो क्या पे आउट रेशियो बढ़ सकता है क्या, और अगर दोनों हो जाए, प्रॉफिट भी ग्रो कर जाए और पे आउट रेशियो भी बढ़ जाए और कैपिटल अप्रिसिएशन हो जाती, ये सबसे अच्छा होता है। इसको आप बोल सकते हैं डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अगर आप देखो तो इनकी डिविडेंड यील्ड अभी भी आई है। वैसे कोई लेंडिंग फाइनेंशियल है उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, जो लोन देने वाला बिजनेस है उसके लिए कच्चा माल क्या है, पैसे। अब पैसे कच्चा माल है तो इतना डिविडेंड क्यों पे कर रही है? क्योंकि ये तो कच्चा माल है ना बिजनेस के लिए, उसको क्यों वापस दे रहे हैं? कच्चा माल तो रखो ताकि बिजनेस ग्रो हो। खैर, इफ़ यू लुक एट दिस, तो लेट्स से कि इसका भी पिछले 5 साल का दिखता है। सो इफ़ वी गो बैक, है ना, ये दिस यूज टू बी एट 1400 पे भी होता था ये कभी, जनवरी 2018, राइट। तो अगर मैं जनवरी 2018 पे पहुंच जाऊं और मैं सर्च करूं फिर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, और यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू लुक एट कि इन्होंने कितना डिविडेंड पे किया था फाइनेंशियल ईयर 2018 में, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ नहीं सर्च करना था, एक्चुअली यहाँ सर्च करना चाहिए था। So if I look at India Bulls Housing Finance, और ये देखते हैं कि इन्होंने कितना क्या डिविडेंड पे किया है उससे, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए कि ये एक्चुअली गुड बेट थी या नहीं थी। तो डिविडेंड में गए, अब मान लेते हैं कि ये थोड़ा वहाँ उतना ऊपर नहीं खरीदा था, मान लेते हैं कि ये हमने यहाँ पे खरीदा जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था, तो 1 अप्रैल यहाँ पे कहीं ख़रीद लिया हमने, ठीक है, 31 मार्च 1 अप्रैल, 1000 का शेयर था, गुड। तो 1000 का शेयर था अपने पास, और नाउ आई एम ट्राइंग टू सी कि वहाँ से कितना रुपए इन्होंने डिविडेंड दिया था। सो मैंने यहाँ पे ख़रीदा, राइट, है ना, तो ये डिविडेंड मुझे मिलेगा 9 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, फिर 9 रुपये का मिलेगा, फिर 9 रुपये का मिलेगा, फिर 14 रुपये का मिलेगा। तो मुझे 3 बार 9 रुपये का डिविडेंड मिला, 1 बार 14 रुपये का मिला, राइट। तो आप देखोगे तो कितना हुआ, 41 रुपीज़, राइट। तो 41 डिवाइडेड बाई 1000, राइट, ये मेरे पास हो गया डिविडेंड यील्ड, राइट। तो 4% के ऊपर डिविडेंड यील्ड है। लेकिन आप अगर आगे देखोगे तो क्या ये डिविडेंड यील्ड मतलब 41 रुपये ही अगर आप रखोगे 40 रुपये डिविडेंड, तो फिर ये बीच में तो ये स्टॉक ही बहुत सस्ता हो गया, 100 रुपये का पहुंच गया। तो ये 100 रुपये का स्टॉक कैसे पहुंच गया?
आप 40 रुपये अगर डिविडेंड दे रहे हो तो 100 रुपये का स्टॉक है, मतलब 40% डिविडेंड यील्ड है। ये तो गड़बड़ है। वो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि देखो, कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है ना, तो फिर वहाँ पे आपको डिविडेंड यील्ड वगैरह नहीं देखना है कभी भी, क्योंकि डिविडेंड यील्ड आपको हाई दिखेगी लेकिन वो एक्चुअली उनका क्या होगा, प्रॉफिट ही घट जाएगा। तो आप देखो, ये दे यूज़ टू अर्न 91 है ना, तो अब ये 91 में एक्चुअली उन्होंने पे कर दिया था। 91 95 वाला जो ये टाइम था, यहाँ पे उन्होंने 40 रुपये का करीब पे कर दिया था। ये देखो 45% यील्ड है, सॉरी पे आउट रेशियो है। लेकिन बाद में वो पे आउट रेशियो अगर हाई भी रखेंगे, चूँकि प्रॉफिट ही कम हो रहा है तो डिविडेंड भी घट जाएगा। सो आपका तो काम ख़राब हो गया। जो आपने सोचा था कि आपको डिविडेंड इनकम मिलेगी और आप उससे लाइफ जी लोगे, जो भी करना है आपको कर लोगे, रेगुलर जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो आप कर लोगे, जो आपका लाइफस्टाइल मेंटेन करना है वो कर लोगे, वो सब आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका डिविडेंड जो है एक्चुअली उतना मिला ही नहीं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इट इज़ नॉट अबाउट है ना कितनी हाई यील्ड है। आपको कभी भी जीवन में डिविडेंड यील्ड देख के स्टॉक खरीदना ही नहीं है, कभी भी नहीं खरीदना है। डिविडेंड यील्ड का बस एक यूज़ है जो एक्सप्लेन कर देता है। जैसे मान लीजिए आईटीसी है, आईटीसी करीब 10 रुपये का डिविडेंड देता है। अब 10 रुपये का डिविडेंड देता है अगर स्टॉक, और अच्छा इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में क्या कोई शक है? नहीं। हाई आरओसी हाई आरओई बिजनेस है ना, ये इतना कम इसलिए दिख रहा है, एक्चुअली कम ये भी नहीं है बट ये कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसी में एफएमसीजी और होटल बिजनेस भी है। अगर आप इनका सिर्फ सिगरेट बिजनेस देखोगे ना, जिससे एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं, तो उसमें रिटर्न्स रेशियो बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्टॉक जो है 130 के आसपास का भी लो बनाता है। ये जो कोरोना फॉल आया था 135 130 रुपए के आसपास में इसने लो बनाया। अब उसमें वजह क्या है कि 130 135 पर उसने लो बनाया? क्योंकि चूंकि उसका डिविडेंड यील्ड इतना हाई है कि अगर आप 130 और 140 के आसपास से भी अगर नीचे ले जाते हो स्टॉक को, और चूंकि उसमें आपको शक नहीं है कि ये डिविडेंड पे करेंगे कि नहीं, तो फिर तो वो बहुत हाई डिविडेंड यील्ड हो जाएगी और एक्चुअली वो रियलिटी में भी मिलेगा भी पैसा। तो फिर वहाँ तो काफ़ी लोग खरीदने आ जाएंगे ना, इंस्टीट्यूशंस। अब इंस्टीट्यूशन इसलिए खरीदने आते हैं क्योंकि उनका पैसा लगा होता है ट्रेजरी में, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा रिटर्न नहीं आते। अब जब उनको अश्योरेंस हो कि नहीं आईटीसी तो बड़ा स्टॉक है, राइट, 2 लाख 2.5 लाख करोड़ मार्केट कैप है, तो इसको तो वो खरीद सकते हैं बहुत सारा। अच्छा इसमें प्रोमोटर होल्डिंग ज़ीरो है ना, क्योंकि इसमें प्रोमोटर ही नहीं है कोई, तो यहाँ पे फ्लोट भी बहुत सारा है। तो एक्चुअली दे कैन पुट अ लॉट ऑफ मनी हियर, तो वो तो खरीद लेंगे, तो इसलिए उसमें फ्लोर बन जाएगा। इसलिए वो बियॉन्ड अ पॉइंट आईटीसी का स्टॉक आप गिरा नहीं सकते, क्योंकि उसके नीचे डिविडेंड यील्ड जो है बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगी, तो वो उसके नीचे जाएगा नहीं। तो ये देखिए 134-35 रुपये के आसपास में इसने लो बनाया था, राइट, 134 रुपये 60 पैसे, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो आइडिया है ये सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए है कि जो प्राइवेट कंपनी हो जिसमें आपको कोई डाउट ना हो प्रॉफिटेबिलिटी पे हो, और जिसमें आपको कोई डाउट ना हो कि वो कितना डिविडेंड पे करेंगे एज अ परसेंटेज, तो वहाँ पे एक्चुअली डिविडेंड जो होता है वो बियर मार्केट में फ्लोर दे देता है प्राइस को। फ्लोर मतलब उससे नीचे नहीं जाएगा मोस्ट प्रॉबेबली बियर मार्केट में। तो डिविडेंड यील्ड जो स्टॉक होते हैं मतलब डिविडेंड जो देते हैं उनका बस इतना ही एक एडवांटेज है। तो वो बात है, इसके अलावा और कोई एडवांटेज नहीं है, तो आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो फिर ये देखते हैं ये कौन सा एग्जांपल हो सकता है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो एक्चुअली अर्निंग्स ग्रो करे 30-35% से 10 साल के लिए, और डिविडेंड पे आउट रेशियो जिसका 10% और बाद में हो सकता है बढ़ के 60-70-80% हो जाए। तो एक स्टॉक आप सोच सकते हैं जो लॉरस लैब, ये हो सकता है। अच्छा, इनकी डिविडेंड यील्ड तो अभी तो और भी कम है, 0.28% है, इमेजिन दिस। और इनका जो प्रॉफिट जो ग्रो किया है अगर वो हम देखते हैं पिछले 5 साल का, तो 50% है। ठीक है, तो एक्चुअली 30-35% में भी दे कैन डू, है ना, प्रॉफिट ग्रोथ। और इनका जो पे आउट रेशियो है वो देखते हैं, पे आउट रेशियो ये है, तो ये भी तो बड़ा अच्छा एग्जांपल है। 10% के आसपास में पे आउट रेशियो है, हाई अर्निंग्स ग्रोथ है, और जो डिविडेंड यील्ड है वो भी कम है। तो ये एक्चुअली स्टॉक है जो एक्चुअली आपको बहुत डिविडेंड देगा आगे, यहाँ से 8-10 साल बाद। वैसे इसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो जाएगी, ये भी एक बढ़िया प्रोबेबिलिटी का इवेंट है, तो आपको ये देखना चाहिए। अच्छा, पास्ट में देखें तो इसका ऐसा कोई एग्जांपल है तो वो है पेज इंडस्ट्रीज़। पेज इंडस्ट्रीज़ कभी 2007 में जब आया था तो वो 270-300 रुपये के आसपास में आया था, डिविडेंड तब 10 रुपये के आसपास होता था शायद, हाँ 10 रुपये से भी कम रहता होगा। और फिर इन्होंने किया क्या, क्यों आपका डिविडेंड बहुत हाई हो गया, क्योंकि इनका ये देखो अर्निंग्स 40 करोड़ कमाते थे,
लास्ट टाइम दे अर्न 390 करोड़, ऑलमोस्ट 10 गुना हो गया 10 साल में। अब 10 गुना हो गया। डिविडेंड पे आउट रेशियो पहले भी हाई था 60% के राउंड, और अभी 80% क्रॉस कर गया। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो इंक्रीज़ हुआ है, बट उतना नहीं इंक्रीज़ हुआ, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो आप ऐसे इमेजिन करो, 350 रुपये कमाए और उसका अगर 80% आपको डिविडेंड दे दिया, तो आपको कितने पैसे मिल गए? 280 रुपये। और आपने स्टॉक कितने में ख़रीदा था 2007 में? 12-13 साल पहले कितने में स्टॉक खरीदा था? वो ख़रीदा भी 270 में था। 270 में ख़रीदा, 12-13-14 साल बाद आपको उससे ज़्यादा पैसे आपको डिविडेंड के रूप में मिल जा रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है, प्लस डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ा है, क्योंकि अब उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है टू ग्रो द बिजनेस, तो उनको उतना ज़्यादा कैश की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, तो तब आपका डिविडेंड रेशियो बढ़ जाएगा, पे आउट का रेशियो। तो ये बात हो गई। तो आपको ये समझना है, ये वही एग्जांपल है जो एक्सप्लेन किया है अभी पेज इंडस्ट्रीज़ के लिए, है ना, कि आपने 3 लाख लगाया होता तो 2007-2008 में, तो एक्चुअली आपको 3 लाख से ऊपर एक्चुअली डिविडेंड ही मिल जाएगा 12 साल बाद। तो वो चीज़ है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। तो आखिर में अगर आप देखोगे तो आईटीसी में भी ये आप लगा सकते हो, साल ले लो, यील्ड ऑन कॉस्ट देख लो कितने रुपए डिविडेंड मिलेगा, फिर बाद में ऐड करके आप देख लो कितना मिलेगा। अल्टीमेटली इफ आई से वन सेंटेंस कि what is dividend investing? Dividend investing is about growing profits and increasing payout as the business mature and has nothing to do with dividend yield on offer currently. तो आज कितना % डिविडेंड वो देते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बस ये देखना है कि प्रॉफिट्स बढ़ते रहें, आपको ये देखना है कि जो पे आउट रेशियो है वो बढ़ता रहे जैसे जैसे बिजनेस मैच्योर हो, बस इतना ही आपको देखना है। दिस इज़ अबाउट द डिविडेंड इन्वेस्टिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट एपिसोड में हम वो क्वेश्चन आंसर करेंगे। एनीवे, सो नाउ लेट्स कम बैक टू द स्टॉक्स। तो अच्छा, ये कोई नया स्टॉक नहीं है, ये हमने पहले बात की थी, ये वही स्टॉक है। तो इफ़ आई लुक एट द पटेल इंजीनियरिंग, नाम से पता चल रहा है दे आर इनटू ईपीसी बिजनेस, राइट, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। बड़ा ही ख़राब बिजनेस है, और फंडामेंटल ऐसे बिजनेस के ज़्यादातर समय ख़राब रहते हैं। ये देखिए, आपको चार्ट भी कुछ बता रहा है ना कि कुछ अच्छा तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। ये देखिए, आप 2005 में आया था 100 रुपये पे, 2008 की बुल रन में पीक हुआ ये, है ना, 750 के आसपास में पीक हो गया 800 पे, ठीक है। फिर वहाँ से बस एक ही डायरेक्शन इनकी, नीचे जाना। अभी नीचे जाते जाते कोरोना समय में 7 रुपये पे पहुँच गया था, कोरोना के पहले भी एक्चुअली सितंबर अगस्त 2019 में। कोरोना के समय भी ये 7-8 रुपये के आसपास थे। अभी इन्होंने थोड़ा रिकवर किया, वहाँ से 3 गुना हो गया। तो यहाँ पे इसकी बात क्यों कर रहा है? नंबर 1, ये स्टॉक ने जो है, जो कोरोना के बाद, कोरोना आया उसके जस्ट पहले जो हाई था वो क्लीन कर दिया। हाई क्या था? ये था। तो उसने नया हाई बना दिया, वॉल्यूम अच्छे हैं, तो ये सब वॉल्यूम भी ख़त्म हो गया और सस्टेन नहीं कर पाया, अलग बात है, क्योंकि सप्लाई आ गई। लेकिन उसके पहले अगर आप देखोगे तो ये वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है। अब ये वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये कि सम बिग मनी इज़ ट्राइंग टू कॉर्नर द स्टॉक, है ना, दे आर बाइंग इट। तो वो चीज़ है। तो यू डोंट हैव एनी रेजिस्टेंस एज सच। तो अब ये जहाँ थोड़ा सा रिकवर करेगा, इस लेवल को क्रॉस करेगा 22 रुपये के आसपास सस्टेन करेगा, तो इट कैन डू वेल। लेकिन अच्छा, अगर आपको वो 22 तक भी मिल जाता है, बढ़ जाता है यहाँ से, तब भी आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, राइट, ऑलमोस्ट 30% हो जाएगा। तो 30-40% का रन तो यहाँ पे आपको आसानी से दिख रहा है, लेकिन फंडामेंटल इसके बहुत ख़राब है। तो आप ये मत सोचें कि इस बिज़नेस में आपको जो है मतलब कंपाउंडिंग करनी है रख के, नहीं नहीं। ऐसा बिजनेस आपको अगर ट्रेड करना है तो 30-40-50% मिलता है, वीकनेस दिखती है, आप चले जाइए जल्दी से, ठीक है। तो इसमें आप स्टॉप लॉस अगर रखना चाहें तो क्या स्टॉप लॉस रख सकते हैं? 50 DMA पे तो लो रिस्क एंट्री पॉइंट, आप ये स्टॉप लॉस रख लो, है ना। ये मतलब 10%, 12% के करीब स्टॉप लॉस रख लो, 16 रुपये 25 पैसे का, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट पटेल इंजीनियरिंग। अगर इनका देखोगे तो मतलब बहुत ही नंबर्स ख़राब है, देख रहे हो, प्रॉफिट वगैरह बड़ा ख़राब है, काफ़ी समय से ख़राब, बीच में सही हुआ तो फिर ख़राब हो गया। बोरोइंग्स इनकी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट उतनी ही है लास्ट के 2 साल में, लेकिन उसके पहले दे यूज़ टू हैव हैवी बोरोइंग्स, वो उन्होंने घटा दिया। तो बिजनेस इज़ इम्प्रूविंग, है ना, नो डाउट, बट अभी भी नंबर्स के टर्म्स में अभी भी ख़राबी है। तो आप देखोगे तो पब्लिक में इनके पास बहुत कम नो स्टेक है, 20% के करीब है। अब अगर आप DIIs देखोगे तो पता है ये DIIs में इनका नाम क्यों आ रहा है? इसका मतलब ये कि एक्चुअली बैंक ऑफ बड़ौदा और इन सब बैंक्स ने एक्चुअली लोन दिया होगा
पटेल इंजीनियरिंग को, वो लोन ये चुका नहीं पाए होंगे, ठीक है। तो फिर बैंक को शेयर इशू कर दिया गया कंपनी के द्वारा, है ना। तो वो है, उसकी वजह से बैंक्स के बाद है, पास है ये स्टेक। अच्छा, बैंक्स में लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है कि फिर देल सेल। अब उनका ये काम तो है नहीं कि वो ये बिजनेस रन करें बैठ के, है ना। तो जैसे IDBI बैंक 4% होता था, फिर उसने बेच दिया जून में। तो वो इसीलिए ये जो स्टॉक में प्रेशर है ना, ये जितना इतना वॉल्यूम आया है, एक्चुअली IDBI बैंक की दया है, उन्होंने बेचा होगा, वरना स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता था। लेकिन चूंकि समवन इज सेलिंग तो वो थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, लेकिन फिर भी अच्छा किया स्टॉक ने, है ना। वो 14 रुपये का स्टॉक होता था, 23 तक चला गया। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ स्विफ्ट एंड बिग मूव, और उसके बाद आप उससे निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला स्टॉक अगर आप देखेंगे तो NBI इंडस्ट्रियल है। ये कंपनी है, NBFC है, 600 करोड़ मार्केट कैप है। यहाँ पे भी वही वैसा है कि आपको ज़्यादा कुछ नंबर्स नहीं देखने, यहाँ पे नंबर्स अच्छे हैं ही नहीं देखने लायक कुछ। ये भी टेक्निकल ट्रेड है, अगर आप ये देखोगे तो एक्चुअली ये कंपनी अगर आप देखोगे ना, तो दिस इज़ ट्रेंड लाइन इफ़ आई गो, क्योंकि ये चूँकि NSE का स्टॉक है इसलिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं है, सो आई हैव टू गो टू ट्रेंड लाइन टू एनालाइज दिस, राइट। So if I go to NBI financials, so what I see is shareholding pattern, right। तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग में यू कैन सी किया ना बांगर, राइट। तो ये जो हरी मोहन बांगर है ना, इज़ HM बांगर, है ना, द मैन हु इज़ रनिंग द शो इन श्री सीमेंट। तो ये श्री सीमेंट वाले जो ओनर हैं उनकी कंपनी है, तो यू कैन से कि डिसेंट पेडिग्री, राइट। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जो इंडिविजुअल्स के पास है, तो आप देखोगे खाली 16.5% है जो 2 लाख से कम कैपिटल वालों के पास है, बाकी सब 2 लाख से ऊपर कैपिटल वाले लोगों के पास है। अब 2 लाख से ऊपर वाले जनरली यू कैन अज्यूम, अब ये हमेशा सही नहीं होगा, बट यू कैन अज्यूम कि दे आर नॉट ट्रेडिंग द स्टॉक फ्रीक्वेंटली। तो यहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट ये भी मतलब अगर आप देखोगे ना तो इसका भी चार्ट भी कुछ ऐसे ही है। ये देखिए बड़ा सा मूव, लेकिन ये सस्टेन किया 50 DMA पे, ये अच्छी बात है। और फिर से मूव आया, लेकिन चूंकि स्टॉक मार्केट मिड कैप स्मॉल कैप में ट्रबल थी पिछले कुछ दिनों में, तो उसकी वजह से थोड़ा करेक्ट हो गया। फिर भी ये इसके नीचे नहीं आया, क्लोज नहीं दिया, ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि स्ट्रेंथ है स्टॉक में। अगर आप मंथली पे देखोगे तो ये देखिए आप 2017 में इसमें तो ये मैसिव बुल रन थी, 136 का स्टॉक जो है 2300-2400 रुपये का हो गया, है ना। तो 20 गुना हो गया ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट यू कैन से कि 20 गुना हो गया। तो अभी यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे स्विफ्ट रन आ सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी टेक्निकल पिक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह का एकदम ध्यान रखना है, कोई कहानी नहीं बनाना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा एंड ऑल। जो अगला स्टॉक है दैट इज़ क्रेब्स अगर आप देखोगे ना, तो अब इसमें भी सब ख़राब है, रिटर्न रेशियो वगैरह। अब ये API लिखा हुआ है, बट एक्चुअली दे आर इनटू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च, तो वो काम करते हैं। ये चार्ट ही बता रहा है आपको कि कुछ बहुत अच्छा तो है नहीं यहाँ पे। तो फिर इसमें बचा क्या, फिर क्या है ऐसा। इनका भी अगर आप प्रमोटर क्लिक करोगे तो पता चलेगा इप्का लैब प्रमोट करती है इन्हें। तो यू कैन से कि इप्का लैब तो एक्चुअली फार्मा की कंपनी है, दे हैव गुड एक्सपीरियंस, है ना। तो वो बात है, सन फार्मा के पास भी एक्चुअली 5% स्टेक ऑलमोस्ट। तो 5 2 7 2 9, राइट, और 27 टोटल था, तो ऑलमोस्ट 18-19% बचता है जो पब्लिक के पास है। नाउ इफ आई गो टू क्रेब्स, राइट, so I can just go to shareholding pattern, and if I click on public, so you see this कि जो 2 लाख से कम कैपिटल वाले लोग हैं उनके पास 11% स्टेक है, ग्रेट साइन। जितना 2 लाख से कम कैपिटल वाले लोगों के पास शेयर हो उतना ही वो शेयर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में, यू कैन अज्यूम। तो अगर अभी हम पटेल इंजीनियरिंग के लिए भी चेक करें तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है बाकी इन दोनों के कंपैरिजन में। तो लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। अप टू 2 लैक्स में अगर आप देखोगे तो 14% है ना। तो यू कैन से कि यहाँ पे भी डिसेंट स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास स्टॉक है, तो वो है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास स्टॉक है तो वो चलेगा ही, बस ये कि प्रॉबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। एक सेम स्टॉक अगर वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास परसेंटेज कम है तो दैट विल बी अ वीकर स्टॉक और इट मे हैव सम ट्रबल। बट इफ़ यू सी कि
सेम स्टॉक है जिसमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स की प्रेजेंस बढ़ गई है, तो इट विल बिकम मच बेटर स्टॉक, है ना, वो होल्ड कर पाएगा सपोर्ट्स अपने। तो अगला स्टॉक है अल्बर्ट डेविड। अल्बर्ट डेविड, दिस इज़ फंडामेंटली डिसेंट कंपनी। तो अगर आप ये देखोगे, 350 400 करोड़ मार्केट कैप है, 10-11 का पी है, फार्मा की कंपनी, डोमेस्टिक फार्मा है एक्चुअली, ठीक है। और आर ओ सी आर ओ ई डिसेंट है, बहुत बहुत कुछ अच्छा नहीं है। एक सबसे अच्छी बात यह है कि इनके पास लोन नहीं है एक भी, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा आते हैं, 35% करीब पब्लिक के पास है। सो नाउ इफ़ आई लुक एट दिस अल्बर्ट डेविड, राइट, तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग में आते हैं, शायद कुछ दिख जाए जो इम्पोर्टेंट हो। पहले प्रमोटर पे आते हैं, प्रमोटर कोठारी फैमिली, राइट। तो ये कोठारी फैमिली के पास काफ़ी डिसेंट बिजनेस मतलब स्टेक्स है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडिविजुअल पे, तो इंडिविजुअल में करीब 30% लोग हैं जिनके पास 2 लाख से कम के शेयर हैं अल्बर्ट डेविड के। तो ये थोड़ा सा एक है कि यहाँ तो काफ़ी लोग हैं। खैर, तो आप देखोगे कि ये जो धर्मिंदर सिंह परमार हैं, जिनका नाम मैंने अभी गूगल किया, अब ये अभी जो है सीईओ हैं, एमडी हैं अल्बर्ट डेविड के, और ये पहले कभी प्रेसिडेंट होते थे जुबिलेंट लाइफ साइंस के। तो अब वापस आ जाते हैं, थोड़ा देखते हैं। तो अल्बर्ट डेविड मैनेजमेंट, ये आप देख रहे हो, टी एस परमार, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, ठीक है। तो ये वो इंसान है जिन्होंने एक्चुअली टर्न अराउंड किया बिजनेस को, ठीक है। कौन से बिजनेस को टर्न अराउंड किया? जुबिलेंट लाइफ। अच्छा, जुबिलेंट लाइफ जैसा अब कोई बिजनेस बचा नहीं, तो जुबिलेंट फार्मोवा है, जुबिलेंट इनग्रीविया है, तो इस बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तो जुबिलेंट फार्मोवा अगर हम देखेंगे तो एक्चुअली लॉस मेकिंग बिजनेस होता था, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ख़राब होती थी, ठीक है। तो ये वो बिजनेस है जिसको इन्होंने टर्न अराउंड किया है सक्सेसफुली। सो मोस्ट लाइकली यू कैन से कि ही हैज़ स्किल्स टू improve the business. So that is about the Albert David. Lastly, we have 3 stocks: Borosil Renewable, Select Energy, Websolve. अच्छा, Albert David में एक और चीज़ है, if I look at the chart, मंथली पे गए है ना, कुछ खास नहीं दिख रहा एक्सेप्ट कि ये पीक बनाया था 950 के आसपास में 2018 के बुल रन में, राइट। अभी ये कहने को लोग बोल सकते हैं कि रिवर्स है ना, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, क्योंकि अगर आप इसको लेट्स से आई इन्वर्स द चार्ट, तो ये है ना, ये शोल्डर है, ये हेड है, ये शोल्डर है, तो यू कैन से, तो अब इसको इन्वर्स कर देते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये रियल चार्ट है। सो यू कैन से दैट अभी ये हमने यहाँ पे पिक किया था लास्ट ईयर अगस्त में, बट ये वर्कआउट नहीं हुआ। अब देखते हैं थोड़ा क्यों नहीं वर्कआउट हुआ, क्या एनालिसिस है। ये हमने पिक तो अच्छा किया था, प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा दिख रहा था, राइट। तो ये तो ठीक है, पिक कर लिया, स्टॉक चल भी गया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि अर्निंग्स इतनी ख़राब आई है, -1.86, राइट, पर शेयर। तो उसकी वजह से स्टॉक गैप डाउन हो गया। जब जब गैप डाउन होता है, लोग कहानी बनाने लगते हैं कि भाई स्टॉक अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, कंजर्वेटिव रन कंपनी है, टर्न अराउंड हो ही जाएगा। तो ये सब आपको कहानी नहीं बनानी है, क्योंकि आप कहानी बनाओगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आपके साथ उसके बाद कितना बुरा हुआ। तो कहानी बनाने की जगह ये नहीं है, कहानी बच्चों को सुनाओ घर में, लेकिन स्टॉक मार्केट में कहानी नहीं बनाना है। अब ये दोबारा से हमने अल्बर्ट डेविड की बात अभी की थी, वो भी गलत दिन था यूएन से, कि ये इस दिन बात की थी 26 मई को 500 के करीब हमने बात की थी, जब अल्बर्ट डेविड 500 पर ट्रेड कर रहा था। वहाँ से उसने कुछ दिन के लिए दुख दिया है, करीब 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, उसके बाद इट डिड वेल, है ना। तभी इसका पैटर्न यही है कि ये दौड़ता है, फिर नीचे आता है थोड़ा, फिर दौड़ता है, फिर नीचे आता है थोड़ा, फिर दौड़ता है। ये पैटर्न इसलिए बनता है क्योंकि जो बड़ा प्लेयर है ना, बड़े लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, दे डोंट वांट टू बाई कंटिन्यूसली। अगर वो रोज़ खरीदेंगे क्योंकि उनको चाहिए स्टॉक, तो स्टॉक सिर्फ ऊपर जाता रहेगा, अब फिर वो महंगा हो जाएगा उनके लिए। तो वो ये नहीं चाहते, इसलिए वो करते क्या है, वो 1-2 दिन जाके ख़रीदते हैं, फिर रुक जाते हैं, तो स्टॉक जो है वहीं घूमने लगता है, थोड़ा बहुत करेक्ट होता है, फिर ये दोबारा ख़रीदने लगते हैं। सो दिस इज़ दैट strategy for big money to acquire some position.
अच्छा, फिर ये वॉल्यूम का क्या मतलब? वॉल्यूम का भी यही मतलब है, ये जब ये बड़े बार्स बनते हैं एक्चुअली बिग मनी इज़ एंटरिंग ऑन दोज डेज, उसके बाद वो ख़रीदना बंद कर देते हैं, तो ये लो वॉल्यूम में कंसोलिडेशन होता है। सो दैट इज़ द ट्रिक हेयर। आप यहाँ पे ले सकते हैं, ये स्टॉक आपको काफ़ी ऊपर दिखेगा लेकिन इट इज़ लुकिंग गुड, है ना। तो आप 15% 18% का स्टॉप लॉस लेके वेट कर सकते हैं ऑल टाइम हाई के लिए। सो दिस वॉज अबाउट द अल्बर्ट डेविड। देन फाइनली यू हैव 3 स्टॉक फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, सॉरी बोरोसिल रिन्यूएबल चाहिए अपने को। तो ये अब बोरोसिल रिन्यूएबल अगर आप देखोगे मंथली पे, अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी वही है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है, राइट। ये शोल्डर है, ये शोल्डर है, ये उल्टा सिर है। तो ये उल्टा है ना, सिर और कंधा का पैटर्न है, ठीक है। सो यू कैन सी कि क्या हुआ है, इट इज़ येट टू मेक ऑल टाइम हाई। ये एक्चुअली थोड़ा ऊपर है स्लाइटली, तो ये एक बार बना देगा तब वहाँ से काफ़ी अच्छा करेगा। और ये चूँकि कई साल के लिए थीम है, रिन्यूएबल एनर्जी ऑल्दो कॉस्टली है तो गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ेगी। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री अगर रिन्यूएबल एनर्जी और ये सब चीज़ें ज़्यादा सीरियस लेती है तो फिर ये प्रॉब्लम की बात है, बिकॉज दे डोंट हैव देयर प्रायोरिटी राइट, है ना। क्योंकि आप एक गरीब देश हो, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं, लोगों के पास हेल्थ केयर नहीं, लोगों के पास चीज़ें नहीं है, वहाँ पे आप जो है ग्रीन एनर्जी हो ये सब की बात कर रहे हो और वहाँ पैसा फूक रहे हो, आपके पास लिमिटेड पैसा है, राइट। तो आपको ये सोचना चाहिए कि कहाँ पे लगा सकते हैं, कहाँ पे नहीं लगा सकते, तो वो चीज़ है। बट एनी वे, अब गवर्नमेंट है, अब करेगी तो करेगी। पैटर्न यहाँ पे अच्छा ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत समय बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ये सस्टेन कर रहा है वहीं पे। ये शायद एएसएम जीएसएम कुछ तो लगा रखा होगा, एएसएम लेट स्टेज 4 और वटेवर, तभी ये इसमें सर्किट लगते हैं 5% के। तो ये देखिए आप यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर इसने सर्किट लगाए हैं, है ना। ये आप यहाँ पे देखिए सर्किट लगाया ना 3 दिन, उसके बाद बट इट करेक्टेड, जब मार्केट भी थोड़ी वीक हो गई थी मिड कैप स्मॉल कैप, लेकिन कुछ ज़्यादा करेक्शन आया नहीं इसमें। इसका मतलब ये कि देर इज़ डिसेंट बाइंग इंटरेस्ट। बोरोसिल रिन्यूएबल 4,000 करोड़ मार्केट कैप, ये पीवी नहीं देखना है आपको, पीवी की ज़्यादा चिंता नहीं करनी। पीवी एक्चुअली यहाँ से कम ही हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट देख रहे हो आप, ये सेल्स इतनी तेज़ी बढ़ रही, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, राइट। आज तक उन्होंने कभी 5 रुपये एक क्वार्टर में पोस्ट किया था? कभी नहीं पोस्ट किया। तो 5 रुपये एक क्वार्टर में कभी पोस्ट नहीं किया, कब बीच में तो 2-3 साल पहले वो एक साल में तक करते थे। इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी इस बिजनेस की इम्प्रूव हो सकती है। आप देखोगे तो इसमें FIIs की पहले काफ़ी स्टेक थी जो कि अभी घट गई है थोड़ा। पब्लिक के पास करीब 30% 31% स्टेक है, विच इज़ नॉट रियली टू मच और नॉट रियली ग्रेट। सो द नेक्स्ट स्टॉक दैट आई हैव टू टॉक इज सोलेक्ट एनर्जी। सोलेक्ट एनर्जी इफ़ यू सी, बड़ा ऑल टाइम हाई से अभी काफ़ी दूर है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट यहाँ से डबल हो जाएगा अगर ऑल टाइम हाई बना देता है तो। अब वीकली भी अगर आप देखोगे तो फिर आपको दिख रहा है कि ये 200 वीकली मूविंग एवरेज और टाइम पास करके ऊपर गया। ये सब में आपको ज़्यादातर स्टॉक में आपको दिखेगा, अनलेस बाइंग फोर्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाए, जो कभी कभी हो जाता है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये देखो क्या हुआ है, एक्चुअली बहुत दिन के लिए इसने बेस बनाया था, ये थोड़ा सा कट किया शेकआउट, फिर तुरंत ऊपर आया, ठीक है। और फिर इसने अच्छा किया, लेकिन वो कुछ तो इसको हो गया 15 जुलाई के बाद इट स्टार्टेड फॉलिंग। वी लास्ट फ्यू डेज हैव बीन बैड फॉर मिड कैप स्मॉल कैप, सो इट वाज नॉट डिफरेंट फॉर दिस वन ऑल्सो। तो ये शेकआउट की तरीके काउंट करेगा क्योंकि उसके अगले दिन इसने क्या किया, 20% का अपर सर्किट लगाया। जनरली आप ये भी एक रूल की तरीके मान सकते हो, जब जब कोई 15-20% का मूव देता है स्टॉक, मोस्ट लाइकली अगले दिन वो करेक्ट होता है, खुलता ऊपर है, थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन वो करेक्ट हो जाता है। तो सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ डजेंट रियली हर्ट यू। आपने हो सकता है 1 लाख रुपए लगाए थे बोरोनिनो में, आपने सोचा था 4 साल 3 साल रखेंगे और कुछ हो जाएगा 2 3 4 5 गुना, लेकिन यहाँ पे तो आपको देखना चाहिए ना कि आपको 2 दिन के अंदर जो है 22 23 24% मिल रहा है रिटर्न, तो आपको तो ये ले लेना चाहिए। वो 3 4 5 साल बाद की बाद में देखनी चाहिए, ठीक है। तो ये है, इट इज़ लुकिंग गुड, लो रिस्क एंट्री पॉइंट एंड एवरीथिंग इज़ देयर। तो दिस इज़ अबाउट द सोलेक्ट। अब अगर इसका थोड़ा बात कर लेते हैं तो ये भी कुछ 400 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप की कंपनी है। पी लो है क्योंकि इनका डेट बहुत हाई है, आप ये देख रहे हो, जितना मार्केट कैप है उतना ही डेटा इनके ऊपर, तो वो उसकी वजह से है। सो इट कैन एक्चुअली इम्प्रूव फ्रॉम हियर क्योंकि मार्जिन्स वगैरह अब इम्प्रूव हो रहे हैं, राइट। ये देखो 8% हो गया था 2020 में, अभी 17-18% पे चल रहा है। लास्ट टाइम 17-18% कभी थे ही नहीं मार्जिन। करंट वर्क इन प्रोग्रेस डिसेंट है, राइट, बहुत ज़्यादा नहीं है बट ठीक है 16% करीब। और अगर आप स्टेक देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी स्टेक है जो पब्लिक के पास है एक्चुअली, है ना, 35-36% के आसपास,
ठीक है, इसमें ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन चूंकि ये थीमेटिक मूव है तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि ये यहाँ से अच्छा कर सकता है। तो बोरो रिन्यू में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैपेक्स इतना करें, कैपेक्स ऑलमोस्ट कर ही नहीं रहा है, लेकिन 2019 में जो उन्होंने कैपेक्स किया, तो कैपेक्स कोई कंपनी करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत ग्रोथ आ जाएगी और सब अच्छा हो जाएगा और आप पैसे कमा लोगे। ये सीख आपको यहाँ से मिल जानी चाहिए कि उन्होंने 2019 में किया कैपेक्स, लेकिन 2 साल हो गए अभी कुछ नहीं हुआ स्टॉक को। इनफैक्ट स्टॉक की हालत एक्चुअली बहुत बुरी थी। इफ़ यू लुक एट द बोरो रिन्यू, तो ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि एक्चुअली इट यूज़ टू बी वेरी बैड, है ना। तो एक स्टॉक है जो आता है 200 पे, फिर जाता है 400 तक, फिर नीचे जाता है 27-26 तक। तो ये क्या अच्छी बात है? नहीं, बहुत बुरी बात है। आप ऐसे सोचो, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो होंगे जिन्होंने एक्चुअली इस स्टॉक को ख़रीद लिया होगा 400 पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, तो फिर उनका क्या हुआ होगा? 30 रुपये का हो गया स्टॉक, है ना, ये 1 टन से भी कम है। तो आपको ये समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट इज़ फ्रॉट विद द रिस्क। एनीवे, सो दीज वर 2 स्टॉक, देन लास्ट स्टॉक इज़ वेबसॉल। If you look at the Vistral, it must be the smallest energy in the pack. एनर्जी स्टॉक, रिन्यूएबल एनर्जी के पैक में जो सबसे छोटा स्टॉक है दैट इज़ वेबसॉल। वेबसॉल इफ़ यू सी, इसका भी सेम स्टोरी है, बहुत ऊपर फिर नीचे, है ना, फिर नीचे ही नीचे, फिर अब वहीं घूम रहा है। अब इसका रीज़न यही क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी थी नहीं, चाइना वॉज अंडर कटिंग एवरीथिंग, नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू अप्लाई द ब्रेक, है ना। वो ADD लगाओ, हेल्प करो थोड़ा इंडियन इंडस्ट्री को, वरना वो कर नहीं पाएंगे, और अगर वो नहीं कर पाएंगे तो देश पीछे हो जाएगा। यू नीड वेल्थ क्रिएटर्स, यू नीड ग्रेट बिजनेस माइंड्स, राइट। तो यहाँ पे अगर वीकली पे देखोगे तो सेम स्टोरी है ना, वो वीकली पे बहुत टाइम पास किया एंड देन इट वाज एबल टू ब्रेक आउट, और फिर वहाँ से इसने काफ़ी अच्छा किया है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये भी, इसमें भी आप देखोगे तो ये सर्किट लगाया कुछ, और नया 52 वीक हाई, फिर करेक्ट हुआ 50 DMA पर सपोर्ट ले रहा है एंड नाउ इट इज़ ट्राइंग टू गो अप। तो आपको ये पैटर्न बड़ा सिंपल है, ये आपको देखना चाहिए और उसके हिसाब से चलना है। तो अब तक हमने डिविडेंड इन्वेस्टिंग की बात कर ली, है ना, कि उसका नाम रख देना चाहिए डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। फिर उसमें आपको ये देखना है कौन सा बिजनेस है जो ग्रो कर सकता है प्रॉफिटेबली इन हाई प्रॉफिट्स, और उसके बाद वो बिजनेस जब मेच्योर होगा तो डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटी आपको देखनी है। उसके बाद हमने कुछ स्टॉक्स की बात की है जिसमें कई सारे हैं जो टेक्निकली दे आर लुकिंग गुड बट दे आर नॉट रियली साउंड फंडामेंटली, तो जैसे पटेल इंजीनियरिंग, NBI इंडस्ट्रियल, क्रेप्स बायोकेम, राइट। अल्बर्ट डेविड इज़ फंडामेंटली डिसेंट एंड टेक्निकली ऑल्सो डिसेंट। बोरोसिल रिन्यूएबल, सेलेक्ट एनर्जी, वेबसॉल एनर्जी, नन ऑफ देम आर एक्चुअली मोमेंटम पिक बट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल, क्योंकि वो अच्छी थीम से आते हैं, और बोरोसिल रिन्यू तो कई साल बाद ऑल टाइम हाई पे पहुँचने वाला है। ये बाकी दोनों का भी ऑल टाइम हाई पे जाने तक बहुत टाइम है। तो भारतीय निवेशक परिवार की तरफ से जो हम कंटेंट शेयर करते हैं ट्विटर, टेलीग्राम और यूट्यूब पे, वो आशा है कि आपको हेल्प कर रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दूसरे के साथ भी शेयर करें। और बाकी अगर आपको ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम वगैरह पे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम पे खासतौर से डिस्कशन होते हैं, तो उसके लिए आप जो है भारतीय निवेशक सर्च करें टेलीग्राम पे जाके सर्च बार पे, तो आपको ग्रुप और चैनल का लिंक आ जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।